हम आज बात करने वाले हैं संविधान की। हम बात करने वाले हैं संविधान में आरक्षण की, और संविधान के आरक्षण के साथ साथ हम सर्वोच्च न्यायालय की भी बात करने वाले हैं। इसीलिए सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माता, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मैं अभिवादन करता हूँ। आवाज इंडिया के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं, उन लोगों को भी विनम्र अभिवादन, साधुवाद, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। अभी 7 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है। यह जजमेंट EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक दुर्बल समुदाय के लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसके संबंध में यह जजमेंट है। यह प्रावधान जब किया गया तब 19 जनवरी 1919 को भारत के संसद ने एक संविधान संशोधन स्वीकृत किया, जिसको 103वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और संविधान संशोधन स्वीकृत होने के पश्चात उसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक दुर्बल समुदायों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। 103वां संविधान संशोधन कर संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 में खंड 6 प्रविष्ट किया गया। हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, बात करने वाले हैं संविधान में आरक्षण की, और संविधान और आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की। और इसीलिए मैं सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अभिवादन करता हूं। 12 जनवरी 2019 को संसद ने 103वां संविधान संशोधन स्वीकृत किया। संविधान संशोधन स्वीकृत होने के पश्चात वह कानून बन गया, अधिनियम बन गया। उसको कहा जाता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम के अधीन आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल समुदाय है, अंग्रेजी में जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहा जाता है, इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कभी कभी हम आगे चलकर इसको EWS के नाम से भी जानेंगे। तो इस आर्थिक दुर्बल समुदाय के लिए शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए, साथ ही सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान करने के लिए आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल घटकों के लिए आरक्षण का प्रावधान, आम भाषा में आम आदमी इसको सवर्णों के लिए आरक्षण कहता है। जब से यह आरक्षण लागू हुआ है, यह आरक्षण सवर्णों के लिए है ऐसा कहता है। और इसको संविधान में लाने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 जो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात करता है, उसी अनुच्छेद में खंड 6 क्लॉज 6 प्रविष्ट कर इन वर्गों को अर्थात आर्थिक दुर्बल समुदायों को शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 6 प्रविष्ट कर सरकारी नौकरियों में आर्थिक दुर्बल समुदायों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किए जाने के बाद में यह प्रावधान लागू हो गया, संविधान में आ गया, केंद्र शासन ने इसको लागू भी कर दिया। परंतु इस आरक्षण को, आर्थिक दुर्बल समुदाय को 103वें संविधान संशोधन के अधीन दिए गए आरक्षण को, सवर्णों को दिए गए आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। चुनौती
के लिए जो याचिका दाखिल की गई, 40 याचिकाएं दायर की गई थी चुनौती देने वाली। तो इन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकृत किया और सुनवाई के लिए तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ का गठन किया, जिसमें 5 न्यायाधीश थे, 5 न्यायमूर्ति थे। क्रमवार उनके नाम इस प्रकार है: न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति JB पारडीवाला। इस पीठ को, इस खंडपीठ को, इस बेंच को संविधान पीठ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान से संबंधित किसी याचिका पर सुनवाई होती है, तो उस याचिका की सुनवाई करने के लिए जो पीठ, जो बेंच गठित की जाती है, उसको संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो इसीलिए इसके आगे इस पीठ को भी, इस बेंच को भी हम संविधान पीठ करके ही इसको रेफर करेंगे। इस बेंच ने 13 सितंबर 2022 को इन याचिकाओं पर सुनवाई आरंभ की, 13 सितंबर 2022 को, और सुनवाई निरंतर 6.5 दिन तक चलती रही, विदाउट एनी ब्रेक। 6.5 दिन तक चलती रही और सुनवाई 20 सितंबर 2022 को समाप्त हो गई। 6.5 दिन में दोनों पक्षों के, एक पक्ष याचिकाकर्ताओं का था और दूसरा पक्ष भारत सरकार का था, दोनों पक्षों को समय निर्धारित किया गया था अपने आर्गुमेंट, अपना युक्तिवाद रखने के लिए, और दोनों से आग्रह किया गया था कि नियत समय में वह अपनी बात रखें। और 6.5 दिन में यह सुनवाई समाप्त हो गई 20 सितंबर 2022 को। परंतु सुनवाई समाप्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा, जजमेंट सुरक्षित रखा। वह जजमेंट 7 दिसंबर 2022 को डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। 7 दिसंबर 2022 को ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित निवृत्त हो गए। तो निवृत्ति के पहले यह उनका आखिरी जजमेंट था, सर्वोच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल का भी आखिरी जजमेंट था। इस जजमेंट की विशेषता यह है कि यह जजमेंट 3 विरुद्ध 2 इस मेजॉरिटी से दिया गया। मतलब याचिकाएं, यह आरक्षण के अनुकूल 3 न्यायाधीश थे और आरक्षण के प्रतिकूल विरुद्ध 2 न्यायाधीश थे, इसलिए इसको मेजॉरिटी जजमेंट कहा जाता है। फुल बेंच का जजमेंट है, परंतु इसको मेजॉरिटी जजमेंट इसलिए कहा जाता है कि 5 में से 3 न्यायाधीश 103वां संविधान संशोधन संविधान के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको समर्थन कर रहे थे, इस मत के थे। और 2 न्यायाधीश जो थे उनकी मान्यता थी कि यह जो 103वें संशोधन के अधीन यह जो आर्थिक दुर्बल समुदायों को आरक्षण दिया गया है, यह संवैधानिक नहीं है, इस मत के थे। और इसीलिए इस जजमेंट को बहुमत का जजमेंट, मेजॉरिटी जजमेंट कहा जाता है। ध्यान में रखना चाहिए, मेजॉरिटी जजमेंट जब भी डिलीवर होता है, मेजॉरिटी जजमेंट जब भी दिया जाता है, तभी वह पूर्ण संविधान पीठ का जजमेंट माना जाता है, फाइनल जजमेंट माना जाता है, फुल जजमेंट माना जाता है। हाँ, विरोध में जो थे उनका मत वहां लिखा जरूर जाता है, परंतु बहुमत का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, अंतिम जजमेंट माना जाता है। बहुत सारे प्रकरणों में ऐसे बहुमत के निर्णय दिए जाते हैं और उस निर्णय के जजमेंट को फुल एंड फाइनल कहा जाता है और वही लागू होता है। और इस निर्णय के संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो निर्णय दिया गया है, यह निर्णय आर्थिक दुर्बल समुदायों को संविधान संशोधन 103 के अधीन शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए
जो 10% आरक्षण दिया गया था, वह संवैधानिक है या नहीं, संविधान को मान्य है या नहीं, इसके संबंध में यह जजमेंट है। और इस जजमेंट के बारे में अब हम कुछ बातें विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जब भी किसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है तो सुनवाई करने से पहले याचिका जिस विषय के संबंध में है उस विषय के संबंध में कुछ प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उन प्रश्नों पर ही सुनवाई की जाती है। इन याचिकाओं के संबंध में जो इस आरक्षण का विरोध करती थी, इन याचिकाओं के संबंध में सुनवाई करते समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 प्रश्न निश्चित किए थे। उसमें पहला प्रश्न ये था कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान को मान्य है, संविधान सम्मत है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण देना क्या संविधान को मान्य है, और यदि इस प्रकार का आरक्षण दिया जाता है तो क्या वह आरक्षण संविधान की मौलिक संरचना पर आघात करता है। पहले प्रश्न के 2 हिस्से। पहला हिस्सा यह कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान को मान्य है, और दूसरा, यदि यह आरक्षण मान्य किया जाता है तो क्या इससे संविधान की मौलिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आघात पहुंचता है क्या। दूसरा प्रश्न था कि यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी लागू किया गया है। इस प्रकार का आरक्षण जब निजी संस्थाओं के लिए भी प्रवेश के लिए लागू किया जाता है तो यह आरक्षण देने वाला 103वां संविधान संशोधन क्या संविधान को मान्य है, क्या संवैधानिक है, यह दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था, आर्थिक दुर्बल समुदाय को जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण की कक्षा में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से जो गरीब हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, उनको बाजू में रखा गया है, इस आरक्षण में उनका समावेश नहीं है। क्या यह 103वां संविधान संशोधन सामान्य प्रवर्ग के गरीब और आरक्षित प्रवर्ग के गरीब, सामान्य प्रवर्ग जिसको हम अनारक्षित प्रवर्ग कहेंगे थोड़ी देर के लिए, उनमें से गरीब और आरक्षित प्रवर्ग में से गरीब, ऐसा भेदभाव यदि करता है तो क्या यह संशोधन संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है, संविधान की मौलिक संरचना पर आघात करता है। यह 3 प्रश्न चर्चा के लिए, सुनवाई के लिए फ्रेम किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि आरक्षण 10% देने के बाद इंदिरा साहनी प्रकरण में इंदिरा साहनी का प्रकरण 1992 का है, उस 9 जजेस का बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 9 न्यायाधीशों का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने फॉर्मली कहा है कि किसी भी सिचुएशन में, अपवाद छोड़ दीजिए, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आरक्षण की सीमा 50% रहेगी। उसी जजमेंट को 2020 में मराठा आरक्षण के संबंध में भी संविधान पीठ ने उसी जजमेंट को कोट कर यह सीमा निश्चित की थी। इस आरक्षण, यह 10% आरक्षण उस सीमा को भंग करता है। ऐसा होने के बाद भी क्या यह संविधान संशोधन 50% की निर्धारित की हुई आरक्षण सीमा को भंग करता है, यह संवैधानिक है, संविधान की मूलभूत संरचना पर आघात करता है? इस प्रकार का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए अपने सामने नहीं रखा। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात मानी जानी चाहिए। सुनवाई शुरू हो गई। जैसा मैंने कहा कि यह सुनवाई
13 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। सुनवाई शुरू हुई, इसके दो पक्ष थे, याचिकाकर्ताओं का पक्ष और सरकार का पक्ष, केंद्र सरकार का पक्ष। तो इस सुनवाई के दरमियान दोनों पक्षों की ओर से जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए, महत्वपूर्ण युक्तिवाद किया गया, उसमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस आरक्षण का, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुखर विरोध करने वाली एक ही राजनीतिक पार्टी है, एक ही पक्ष है जो तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष है, जिसको हम डीएमके कहते हैं। डीएमके ने इसका मुखर विरोध किया, और इतना ही नहीं, डीएमके आरक्षण के विरोध करने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता भी तमिलनाडु की सरकार थी, डीएमके थी। वो कहती हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण मतलब सवर्णों को आरक्षण, और सवर्णों को मतलब आरक्षण मतलब संविधान ने जब से निर्मित हुआ तब से आज तक आरक्षण की जो नीति निर्धारित की है, वह सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण, उस पर ही आघात करता है। यह आरक्षण की विडंबना है, ये आरक्षण का हम लोग अवमूल्यन कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया तमिलनाडु सरकार की ओर से और डीएमके की ओर से रखी गई सर्वोच्च न्यायालय में। आरक्षण दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, उनका पिछड़ापन निवारण के लिए है, परंतु आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सवर्णों को आरक्षण की कक्षा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह संविधान के मूलभूत संरचना के विरुद्ध है, संविधान के आरक्षण के उद्देश्यों को हानि पहुंचाने वाला है, और इस प्रकार से सवर्णों को आरक्षण देना संविधान के मूल संरचना के विरुद्ध है, ऐसा भी मत रखा गया था। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से युक्तिवाद करते समय यह भी कहा गया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण यह संविधान के साथ धोखा है, संविधान के साथ फ्रॉड है, यह भी कहा गया था। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल समुदायों को आरक्षण देता है। यह आरक्षण समानता का पुरस्कार नहीं करता। संविधान में आरक्षण समानता के सिद्धांत का पुरस्कार करने के लिए दिया गया है, परंतु आर्थिक दुर्बल समुदायों को आरक्षण, यह संविधान में आरक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित समानता के सिद्धांत को चुनौती देने वाला आरक्षण है, और इस प्रकार का आरक्षण संविधान के मूल मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। आरक्षण समाज में समानता की प्रस्तावना के लिए आरक्षण, यह संविधान मानता है, परंतु इस प्रकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर समानता के सिद्धांत को नकारने के लिए आरक्षण, इस प्रकार केंद्र सरकार, यह इस प्रकार का तत्व, इस प्रकार की नीति केंद्र सरकार इस माध्यम से प्रस्तावित करने जा रही है। यह आरक्षण संविधान विरोधी है, यह आरक्षण समानता विरोधी है, यह आरक्षण सामाजिक न्याय विरोधी है, यह आरक्षण संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसीलिए याचिकाकर्ताओं की मान्यता है कि जिन लोगों को, जिस फिलॉसफी को, जिस विचारधारा को समानता मंजूर नहीं, जिस फिलॉसफी को सामाजिक न्याय मंजूर नहीं, ऐसी विचारधारा के लोग दूषित राजकीय हेतु से, पोल्यूटेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर इस प्रकार का आरक्षण देकर समानता के सिद्धांत पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के तर्क, इस प्रकार का युक्तिवाद आरक्षण को विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से रखा गया था। यह पॉलिटिकल स्टंट है, संविधान के विरुद्ध, समानता के विरुद्ध, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, ये राजनीतिक षड्यंत्र है।
इस प्रकार का भी आर्गुमेंट सर्वोच्च न्यायालय में किया गया। ये जब आर्गुमेंट चल रहे थे तब न्यायालय की प्रतिक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यायालय की प्रतिक्रिया यह है कि भाई जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देना तो ठीक है, हम भी मानते हैं, परंतु जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय, क्या उनको आर्थिक न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए? यदि उनको इस संविधान संशोधन के अधीन आरक्षण दिया जाता है तो इसके लिए और उनको आर्थिक लाभ मिले इसलिए प्रावधान किए जाते हैं, तो फिर इसमें इतना परेशान होने की, उसका इतना विरोध करने की क्या आवश्यकता है? सर्वोच्च न्यायालय आगे ये भी कहता है कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। आर्थिक लाभों से वह वंचित है, वह आजीविका विहीन है, वह शिक्षा विहीन है। यदि ऐसे वर्गों को आर्थिक न्याय प्राप्त हो, इसलिए यह संशोधन यदि प्रयास करता है तो इसमें और लोगों को परेशानी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि और लोगों के आरक्षण पर इससे कुछ आंच नहीं आती है, उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। इस प्रकार का युक्तिवाद भी सर्वोच्च न्यायालय से किया गया। आरक्षण के समर्थन में केंद्र सरकार की ओर से जो अधिवक्ता उपस्थित थे उन्होंने कहा कि हाँ, कई 100 सालों से परंपरा से जो सामाजिक दृष्टि से शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको आरक्षण देना तो सामाजिक न्याय की बात हो सकती है, परंतु उसी प्रकार से जो परंपरा से गरीब है, जो आर्थिक उन्नति से अछूते रह गए हैं, जिनको आर्थिक उन्नति छू भी नहीं गई, ऐसे लोगों का एक अलग प्रवर्ग, सेपरेट कैटेगरी, अलग प्रवर्ग करके यदि उनको आरक्षण दिया जाता है, स्वतंत्र प्रवर्ग के नाम पर आरक्षण किया जाता है, तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सरकार की ओर से युक्तिवाद किया गया है। एक युक्तिवाद ये भी किया गया कि जब आर्थिक दुर्बल समुदायों को आरक्षण दिया जा रहा है तब SC, ST, OBC जिनको ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त है, उन प्रवर्गों में से जो गरीब है उनको इसमें नहीं रखा गया। 10% जो आरक्षण आर्थिक दुर्बल समुदाय को दिया गया है, उनमें से SC, ST, OBC में से जो गरीब हैं उनको इसमें से दूर रखा गया है, इसको हम एक्सक्लूड किया गया ऐसा कहेंगे। क्या यह भेदभाव है? सरकारी वकील ये कहते हैं, सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले ये कहते हैं कि SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया है, वह ऑलरेडी लाभान्वित स्थिति में, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, उनको तो ऑलरेडी लाभ मिलने वाले, परंतु यह आरक्षण उन लोगों के लिए जो अभी तक आरक्षण से वंचित है। इसलिए SC, ST, OBC में से गरीबों को जब इस आरक्षण से अलग रखा जाता है, परिधि से अलग रखा जाता है, तो इसको भेदभाव नहीं माना चाहिए। इस प्रकार का युक्तिवाद आरक्षण के समर्थन में केंद्र सरकार की ओर से किया गया। एक बड़ा ही मजेदार युक्तिवाद की, बार बार जब केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार हो, बार बार जब किसी नए प्रवर्ग को, किसी को नए से आरक्षण देती है, तब तक 50% की आरक्षण की सीमा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी प्रकरण में निर्धारित की गई कि वो टूट जाती है। किसी को 60% आरक्षण होता है, अधिक देकर 60%, 70% का आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकरण में भी यह कहा गया है कि यह 10% आरक्षण एक नया प्रवर्ग, अस्तित्व में जो प्रवर्ग है उनको अधिक आरक्षण नहीं दिया जा रहा, एक नए प्रवर्ग बनाकर उसको आरक्षण दिया जा रहा है, और इसलिए इस नए प्रवर्ग आर्थिक दुर्बल समुदाय को आरक्षण दिया। इससे यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन होता है तो उसको असंवैधानिक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्धारित की गई 50% की सीमा
अनुल्लंघनीय नहीं है, इसको तोड़ना ऐसा कोई कहीं पर भी गोल्डन नियम नहीं बनाया गया। यह तोड़ी जा सकती है, यह फ्लेक्सिबल है और जरूरत के अनुसार इसको तोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा भी युक्तिवाद सरकारी पक्ष की ओर से किया गया। दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के पश्चात, दोनों पक्षों का युक्तिवाद समाप्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय घोषित किया। उस न्यायालय का निर्णय के संबंध में जो हमारे अवलोकन, जो सर्वसामान्य अवलोकन है, जो सर्वसामान्य ऑब्जर्वेशंस है, वो मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संवैधानिक है। यह जो निर्णय दिया गया है, इसको जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा, यह बहुमत का निर्णय है। इस याचिका पर 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ स्थापन किया गया था और 5 न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीशों ने इस आरक्षण को संवैधानिक माना, 2 न्यायाधीश इस आरक्षण को संवैधानिक नहीं मानते और इस प्रकार से यह निर्णय 3 विरुद्ध 2 बहुमत का, मेजॉरिटी का निर्णय है। और पहली बार इस निर्णय के माध्यम से आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल समुदायों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, इस निर्णय के चलते आर्थिक दुर्बल समुदाय को एक स्वतंत्र प्रवर्ग माना गया है और स्वतंत्र प्रवर्ग करके इसको 10% आरक्षण संवैधानिक है, ऐसा कहा गया है। इसके चलते पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान में आ गया, पहली बार आया। आज तक 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 2019 तक का ये संशोधन पारित हुआ, तब या 2022 तक ये निर्णय आने तक आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण को मान्यता दी गई है। नंबर 1, ये ध्यान में रखिए, इसका आगे चलकर हम। दूसरी बात, पहली बार इस निर्णय के चलते, बहुमत का निर्णय ध्यान में रखिए, 5 न्यायाधीशों का निर्णय नहीं है, 3 विरुद्ध 2 का निर्णय मेजॉरिटी। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा को भंग करने की अनुमति भी इस निर्णय के माध्यम से प्राप्त हुई। 2 महत्व का अंग है इस निर्णय के। एक, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान को मान्य कहा गया है, और दूसरा, इस प्रकार के नए प्रवर्ग निर्माण कर उनको आरक्षण देते समय यदि संविधान की निर्धारित 50% आरक्षण की मर्यादा का भंग होता है तो भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचती, भंग करने की अनुमति इस निर्णय द्वारा दी गई है। इसमें 4 स्वतंत्र निर्णय दिए गए हैं, 3 तो 3 न्यायाधीशों के हैं और चौथा जो विरोध में है उन 2 न्यायाधीशों का मिलकर एक निर्णय है। इस प्रकार से 4 निर्णय है। इस प्रकार से अपना अपना मत रखते हैं, सहमति होने वाले भी अपना स्वतंत्र मत रख सकते हैं। न्यायमूर्ति माहेश्वरी जो बहुमत के निर्णय के पक्ष में थे और जिन्होंने ये निर्णय ड्राफ्ट किया, किसी एक न्यायाधीश को निर्णय लिखने के लिए कहा जाता है और वही निर्णय भी घोषित करता है। वह कहते हैं कि 103वां संविधान संशोधन संविधान के मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता। समतावादी समाज के प्रस्तावना के उद्देश्य के लिए इस प्रकार का आर्थिक न्याय की प्रस्तावना करने वाला आरक्षण का निर्णय उचित है और इसीलिए आरक्षण समानता की प्रस्तावना का साधन है, आर्थिक न्याय का भी साधन बन सकता है और इसीलिए यह आरक्षण संविधान सम्मत है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी जी कहती हैं कि आर्थिक दुर्बल समुदाय के आर्थिक लाभ के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, तो इसको हम
अफर्मेटिव एक्शन मानना चाहिए, सकारात्मक कृति मानी जानी चाहिए। और इसीलिए इस प्रकार के संशोधन को हम लोगों को संविधान सम्मत मानना चाहिए। न्यायमूर्ति पारडीवाला ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति माहेश्वरी के मतों से सहमति व्यक्त करते हुए आरक्षण संवैधानिक है, इसको मान्यता दी। परंतु साथ ही पारडीवाला जो कहते हैं वो ध्यान में रखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहती है, जो आरक्षण की सारी आरक्षण प्रक्रिया पर एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाली होती है। वो कहते हैं कि भाई यह आरक्षण कितने समय तक, यह आरक्षण कितने समय तक, कभी ना कभी तो यह आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तो वो अनुरोध करते हैं सरकार से, वो अनुरोध करते हैं पार्लियामेंट से, क्या अनिश्चित काल तक इस आरक्षण की परंपरा को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए? कहीं ना कहीं तो इस पर ब्रेक लगना चाहिए, कहीं ना कहीं तो यह आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी चाहिए, अन्यथा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट निर्माण हो जाएंगे, हो गए हैं। और इसीलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह न्यायमूर्ति महोदय की टिप्पणी है। कहीं पर भी प्रश्न में आरक्षण की समय सीमा निश्चित करनी चाहिए, यह प्रश्न नहीं होते हुए भी पारडीवाला ने जबरदस्ती से यह मुद्दा घुसेड़ दिया है। उसमें बहुत बार आरक्षण के विरोधी मानसिकता रखने वाले न्यायमूर्ति, जो प्रश्न उनके सामने नहीं होता उस प्रश्न पर भी अपना मत प्रकट कर कर आरक्षण की नीति को अपना विरोध प्रकट करते हैं। वैसे ही इस मत को लेना चाहिए, पारडीवाला के मत को। अब जब जिन्होंने भी न्यूज़पेपर्स में, जिन्होंने भी अखबारों में यह निर्णय पढ़ा है, उनकी सामान्य प्रतिक्रिया यह है कि 3 न्यायाधीश तो आर्थिक दुर्बल समुदाय को आरक्षण के पक्ष में थे और 2 न्यायाधीश आर्थिक दुर्बल समुदाय के आरक्षण में विरोध में थे, क्योंकि निर्णय बहुमत का है। और ऐसे ही पेपर में हेडिंग आया है 3 विरुद्ध 2, बहुमत के निर्णय से मेजॉरिटी डिसीजन से समुदाय में आर्थिक दुर्बल समुदायों को, समाज के आर्थिक दुर्बल समुदाय को। वस्तु स्थिति ऐसे नहीं है। 5 भी न्यायाधीश आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल समुदाय को आरक्षण का समर्थन करते हैं। 5 न्यायाधीश, मैं फिर से दोहराता हूं, 5 न्यायाधीश आर्थिक आधार पर आर्थिक दुर्बल समुदाय के आरक्षण का समर्थन करते हैं। न तो मेजॉरिटी न्यायमूर्ति 3 आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध करते, और न ही अल्पमत वाले दोनों न्यायाधीश आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध नहीं करते। फिर यह 2 न्यायाधीश काय का विरोध करते हैं? फिर इन 2 न्यायाधीशों को यह असंवैधानिक किस आधार पर लगता है? इन 2 न्यायाधीशों का मत ऐसा है कि यह 103वां संविधान संशोधन आर्थिक दुर्बल समुदाय को आरक्षण देते समय अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में जो गरीब है उनको बाजू रखता है, उनको एक्सक्लूड करता है। हमारा संविधान समानता को मानता है, यह एक्सक्लूजन उनको संविधान को मान्य नहीं है। इसीलिए यह आरक्षण इन समुदायों में से, किन समुदायों में से? जिनको ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त है। ध्यान रखिए, यह बड़ा दूरगामी परिणाम करने वाला निर्णय है। ध्यान रखिए, एससी, एसटी, ओबीसी में से जो गरीब है उनको इस आर्थिक दुर्बल समुदाय के आरक्षण के परिधि के बाहर रखा गया है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसीलिए असंवैधानिक है। इस आधार पर यह अल्पमत की 2 न्यायमूर्ति इस आरक्षण का विरोध करते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किसी भी न्यायाधीश ने नहीं किया। 50% की सीमा भंग करने का विरोध किसी भी न्यायाधीश ने नहीं किया। इन दोनों मुद्दों पर 5 न्यायाधीश सहमत है। विरोध है सिर्फ 3 न्यायमूर्ति कहते हैं कि यदि एससी, ओबीसी से गरीब जो है उनको इस
इस 10% आरक्षण की कक्षा में नहीं लाया गया, फिर भी यह संवैधानिक है। यह कहते हैं इनको दूर रखना असंवैधानिक है और इतनी ही बात के लिए यह न्यायाधीश यह बहुमत और अल्पमत का निर्णय है। अब इस प्रकार का निर्णय दिया गया है। हम आगे चलते हैं और आगे यह कहा गया है उसके बारे में हम थोड़ी सी अब बात करेंगे। और कुछ अब न्यायाधीशों के जो कुछ टिप्पणियां हैं उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा और बाद में हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम विचार करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसको मैं बाद में विस्तार से रखने वाला हूं। पारडीवाला अपने निर्णय में कोट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और कहते हैं, दो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वांटेड इट रिजर्वेशन फॉर 10 years, it has continued for 7 decades। क्या कहते हैं? संविधान सभा में संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर तो सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण चाहते थे, 70 साल हो गए, आरक्षण कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू रहेगा? पारडीवाला कहते हैं इसका जवाब हम बाद में देने का प्रयास करेंगे। अभी सुन लीजिए कि न्यायमूर्ति महोदय क्या क्या कहते हैं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने मेजॉरिटी डिसीजन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण को वैध घोषित किया है और वैधता प्रदान की गई है। आर्थिक, आज तक संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण को वैधता नहीं थी। बार बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक आधार पर आरक्षण नकारा गया था। इसका भी संदर्भ मैं बाद में दूंगा। ऐसा है, फिर भी 50% की सीमा भंग करने के लिए किसी ने भी अपनी असहमति व्यक्त नहीं की। यदि 50% की सीमा भंग करने के लिए जब न्यायालय अनुमति देता है तो एक बार मर्यादा टूटने के बाद यह आरक्षण कहां तक बढ़ सकता है इस पर अभी किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और इसीलिए बार बार आरक्षण के टूटने की संभावना भी कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं। यह आरक्षण देते समय 3 विरुद्ध 2 का निर्णय है और 2 न्यायाधीशों ने, अल्पमत में जो न्यायाधीश है उन्होंने जो मुद्दा रखा है वह भी फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या संसद में आ सकता है कि इस इकोनॉमिक दुर्बल समुदाय को दिए गए आरक्षण में SC ST OBC में से जो गरीब है उनके समावेश का मुद्दा भी कभी ना कभी न्यायालय में आ सकता है। 50% आरक्षण की मर्यादा भंग की गई है। इसके संबंध में जस्टिस रविंद्र भट्ट कहते हैं कि तमिलनाडु ने 69% आरक्षण दिया, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां पर 50% से अधिक आरक्षण दिया गया, उनकी केसेस पेंडिंग है। उनका निर्णय क्या होगा मालूम नहीं। यदि उन निर्णयों में 50% की मर्यादा फिर से रखी जाती है तो वो निर्णय और यह 50% की मर्यादा भंग करने वाला निर्णय नए विवाद को उपस्थित करेंगे और फिर से यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाने की संभावना है। 50% की मर्यादा से मुक्त द्वार प्राप्त होने की संभावना है। न्यायमूर्ति महेश्वरी कहते हैं, ये बड़ा महत्व का है, आगे मैं इसको विस्तार से बताने वाला हूं। SC ST OBC इसको सुन ले, SC ST OBC इसको ध्यान से सुने। माहेश्वरी जो बहुमत के निर्णय के एक न्यायाधीश और जिन्होंने यह निर्णय लिखा है वह कहते हैं कि 50% की आरक्षण की मर्यादा SC ST और OBC को जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए है। इसका अर्थ यह होता है कि SC ST OBC का आरक्षण इसके बाद, इस निर्णय के बाद फिर से यदि सर्वोच्च न्यायालय कुछ करता है तो नहीं करता है तो SC ST OBC का आरक्षण कभी भी नहीं बढ़ने वाला है। माहेश्वरी जी कहते हैं यह आरक्षण की 27% आरक्षण ओबीसी को है। वो दावा कर रहे हैं कि 52% जनसंख्या को 27% आरक्षण, 52% जनसंख्या को 27% आरक्षण, हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए। माहेश्वरी जी ने वो दरवाजा बंद कर दिया है।
माहेश्वरी जी कहते हैं SC SC OBT के लिए 50% की मर्यादा, इनको 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, परंतु अन्य वर्गों को नए प्रवर्ग निर्माण कर जो बाकी बचा हुआ 40% है, अभी 60% तो हो गया, उसमें से और भी आरक्षण देने की संभावनाएं बनती हैं। और देश में प्रभावी समूह है जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं परंतु जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जाट हैं, गुजर हैं, पटेल हैं, इस प्रकार का महाराष्ट्र में मराठा है जो आज भी आरक्षण की मांग करते हैं। कल तक इनको कहां से आरक्षण दे इसके बारे में चर्चा थी। अभी संविधान संशोधन कर इनके लिए नए वर्ग स्थापित कर इनको यदि आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण की सीमा और बढ़ने की संभावना है। आज भी यह खुले वर्ग से दिए गए आरक्षण से ये लोग संतुष्ट नहीं है, 10% आरक्षण के, उनकी आरक्षण की अधिक मांग है। तो इस प्रकार से इस निर्णय के बारे में यह कहा जाता है कि इस निर्णय ने समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं किया, इसके विपरीत इस निर्णय ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है, इस निर्णय को और भी कठिन बना दिया है। एक प्रतिक्रिया न्यायालय की ओर से ऐसी भी आई थी कि आर्थिक दुर्बल समुदाय को आरक्षण देते समय पात्रता की मर्यादा, परिवार की उत्पन्न की सीमा 8 लाख, आय की सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। सवाल यह पूछा गया कि यदि 5 लाख रुपए वार्षिक आमदनी होने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो 8 लाख रुपए की आमदनी होने वाला इनकम टैक्स भरेगा ही। इनकम टैक्स देने वाली व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दुर्बल मानी जानी चाहिए क्या? सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पर? आरक्षण के संबंध में सीमा क्या रखी गई है? 8 लाख रुपए की सीमा रखी गई, और 8 लाख रुपए की सीमा जो है वह इनकम टैक्स पे ही है। क्या इनकम टैक्स देने वाला आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय में आ सकता है? यदि आता है तो बचे हुए 25% में से सारे ही आर्थिक इस प्रकार के आरक्षण के लाभान्वित होंगे। फिर लाभ किसको मिलेगा? लाभ सवर्णों को मिलेगा, लाभ मध्यम वर्गों को मिलेगा, जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी नहीं है, जिनके पास आजीविका नहीं है, जिनकी आय 1 लाख रुपए भी साल की नहीं है, उनको इस आरक्षण से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और इस प्रकार की मर्यादा, 8 लाख रुपए की मर्यादा, इस प्रकार की मर्यादा यदि रखी जाती है तो यह अनरीजनेबल है, अविवेकी है, अनरीजनेबल है, और इसीलिए शासन ने इस मर्यादा के संबंध में सोचना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी इस न्यायालय ने व्यक्त की है। संविधान पीठ के संबंध में बार बार दोहराऊं क्योंकि 50% की मर्यादा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न ही नहीं था, फिर भी इस पर न्यायालय ने मत व्यक्त कर अपना निर्णय दिया है कि यह मर्यादा भंग की जा सकती है।